नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, एग्जाम में वही स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ आता है, आप दुनिया भर के ज्ञानी हैं। ऐसे समझ लीजिए, जो अक्षिता मैडम है, अक्षिता मैडम इज अ वेरी गुड डांसर। ठीक, अब एक ओकेजन आया, घर में फंक्शन हुआ। अब मम्मी पापा ने सोचा कि भाई अब जो अक्षिता की जो आर्ट है वो थोड़ा सा हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी देखें। अब अक्षिता से कहा कि बेटा दिखाओ डांस। अब आधा घंटा इसी में निकल गया, तो वो सामने आ ही नहीं पाया। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मीन्स she could not express her art when it was required। उसी तरीके से आप लोगों ने दुनिया भर के प्रोविजंस मुझसे पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, समझ लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उतना रिवीजन नहीं कर पाए, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप ब्लर मेमोरी का शिकार हो गए, धुंधला धुंधला याद रहा सब कुछ, मेंस में लिख नहीं पाए पूरी बात, तो उसका इतनी पढ़ाई का सब वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन दिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व किए, एग्जामिनर ये देखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेंस में लिखा है ना। अगर वो एक्सप्रेशन नहीं गया एग्जामिनर के पास में, तो वो आपको क्यों पास करेंगे? आपसे बेहतर काफ़ी लोग एक्सप्रेस करने वाले। और एक्सप्रेस हम कब कर पाते हैं? जब हम अपनी कैपेसिटी को समझ जाएं। कैसे? एक इंसान 10 किलो बोझ उठा सकता है, तो उसको 10 kg ही उठाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हाँ यस, इसको लेके मैं दौड़ सकता हूँ। कोर्स को इतना करो जितना आप रिवाइज कर करके एक्सप्रेस कर पाओ। इतनी फाइन डिटेल्स में रिसर्च पे रिसर्च करके पता चला कि हमें याद करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं बार बार आपको वार्न करता हूँ कि बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, उसी से कल्याण हो जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें 1 सेकंड का पॉज नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अरशान भाई सबको नूरजहां से मिलने के लिए जाना था। ठीक, अब रात को 10 बजे घर से निकले, गेट क्रॉस कर ही रहे थे, पीछे से इनके पापा का कॉल, कहाँ जा रहा है? अब अचानक, अब नूरजहां तो कह नहीं सकता, अब ये 1 सेकंड पॉज ले गया सोचने के लिए कहाँ जा रहा है। तो वो जो पॉज है वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट माइंड से नहीं आ रहा सामने, वो है ना। ऐसे ही आपका, अगर मैं आपसे पूछ लूं फटाफट, व्हाट इज सेक्शन 96, अगर मेरे क्वेश्चन को सुनते ही आपके दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है, आपको उतना ही पॉज लेना पड़ रहा है जितना कि अरशान को लेना पड़ा,
तो इट मीन्स यू नीड रिविजन। वो 1 सेकेंड का पॉज भी नहीं आना चाहिए, उतने एफिशिएंटली उतने बढ़िया तरीके से रिवीजन कर डालेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा 101%। शर्त ये है कि उस तरीके से पढ़ना है आपको, उस तरीके से रिवीजन करना है आप लोग, जो आप लोग नहीं करते हैं। तो आई बिलीव कि ये शॉर्ट मोटिवेशन कह लीजिए, शॉर्ट गाइडेंस कह लीजिए, आपको बहुत काम आएगी और रिवीजन आप करेंगे। अब रिवीजन कैसे करेंगे ये मैं किसी और टाइम आपको समझाऊंगा कि रिवीजन और कैसे कैसे करना चाहिए, रिवीजन का ट्रिक नेक्स्ट टाइम। सो नाउ वी शुड प्रोसीड विद द lecture of the day, and this is what rule 7 we have completed up to rule 6G, and now this is rule 7. Please see the rule 7. This is defense or set of upon separate grounds. This is the language of rule 7. Please mind it, you will never be asked what is the rule 7. ऐसा क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे कि रूल 7 में क्या लिखा हुआ है। मीन्स नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम नंबर, दे मे आस्क यू क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस, इन प्रीलिम्स फ्रॉम द कंटेंट ऑफ दिस rule, and this is the content. Please go to the board. This is where the defendant relies upon, please see the words, several means more than one, distinct grounds. So the defendant is relying on more than one grounds. ठीक है, and these grounds, what kind of, these grounds are distinct. So several, it means more than one grounds, and they are distinct grounds. For what? For his defense or for claiming set off or for claiming counter claim. These are the three things. For example, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. A suit was filed by A against B. A suit was filed by A against B. In this case, B is the defendant, obvious. Now what he can do? He can defend the case. You see the board better. He can defend himself, so it means he will put his defense. Secondly, he can claim set off, and thirdly he can claim counter claim. Fine, these are the three options. He can defend the suit of the A, he can make a claim for set off, and he can also make the counter claim. This is permitted under rule 6. This is permitted from 6A to 6G. We have done it, okay, and this is defense. So if he putting his all defense A on basis of some grounds, definitely there will be some grounds, and these grounds are what kind of grounds? There are several grounds, and these grounds are distinct grounds, means अलग अलग हैं सब ये एक दूसरे से, distinct. So the words are several distinct grounds. On these several distinct ground, he is putting his defense, he is putting his set off, or he is putting his counter claim. These grounds are founded on separate and distinct facts. Meaning what? Several distinct grounds. These are based on separate, distinct facts. तथ्यों पर. So there are different grounds, and those grounds are based on different facts. अलग अलग आधारों पर उसने कहा कि the claim of the plaintiff is false, it is vexatious, it is delaying tactics. मेरा काउंटर क्लेम ये है, मेरा सेट ऑफ ये है, और उसका आधार मैं ये दे रहा हूं, देखिए ये फैक्ट्स हैं, ये केस लॉ है, ये प्रूफ्स है. तो उसके बारे में हाउ शुड ही प्लीड. फॉर दैट पर्पज दिस इज द मैंडेट ऑफ रूल 7.
this is the that all these facts, they means facts shall be stated as far as may be separately and distinctly. बस कौन से facts? On the basis of which defense is based, जो grounds के facts हैं। तो बहुत आसान भाषा में समझिए, मैंने आपको बहुत ब्रेक करके समझाया, आई बिलीव कि समझ में आया होगा आपको। इतनी सी बात है, ए वर्सेस बी। ये बी मान लीजिए मैडम है निष्ठा जैन, शी इज द डिफेंडेंट। नाउ शी इज सेइंग दैट नंबर 1, ए हैज क्लेम्ड रुपीज 1 लाख कि बी ने, निष्ठा जैन ने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। नो अब ये एन जे निष्ठा जैन अपने आप को डिफेंड करना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि जो क्लेम है, ए का क्लेम है, ये झूठा है। तो इन्होंने कहा ग्राउंड क्या हुई इनकी? ग्राउंड हुई फॉल्सहुड ऑफ द क्लेम ऑफ ए इज फॉल्स। एंड व्हाई इट इज फॉल्स? देयर आर सेवरल फैक्ट्स फॉर दैट। व्हाई शी इज सेइंग कि इससे पूछा गया है निष्ठा से कि भाई आप क्यों कह रही हैं कि फॉल्स है? सो आई हैव फैक्ट्स, आई विल नरेट फैक्ट्स। तो द फैक्ट्स इज F1, ओके। नाउ देयर आर, शी इज सेइंग दैट मेरा क्लेम भी बनता है इनसे 50,000, तो मुझे भी लेने हैं। आई एम पुटिंग माई सेट अप फॉर दिस, and for that purpose I have a set of different facts on what basis I am claiming 50,000. I will prove my facts, and again I am also saying that counter claim CC, and for that purpose there is a different set of facts F3, सारे claim prove करूंगी मैं। So these facts F1, F2 and F3, all these facts means इनके लिए mandate है आपके पास, shall be stated as far as may be separately and distinctly। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग उसने तो पॉइंट वाइज 1 2 3 अलग अलग उनको बताना पड़ेगा। आप इसको ऐसे के रूप में, पैराग्राफ के रूप में ऐसे नहीं कर सकते कि सबको मिक्स नहीं कर सकते। जितने भी बातें हैं अलग अलग फैक्ट्स हैं, आपको सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली करना पड़ेगा, सो दैट उन्हीं को फिर फोकस किया जा सके, उन पर फिर एडमिशन डिनायल हो सके और उन्हीं पर आपसे एविडेंस मांगा जा सके। तो प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया या नहीं आया। आई कम टू द नेक्स्ट 8 न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस। यू विल सी द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स फ्रॉम दिस। समझने की कोशिश कीजिए ढंग से, देखिए एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस, दिस इज द डिफेंडेंट की ग्राउंड हुई कौन सी भी, कौन सी ग्राउंड है? ऑन द बेसिस ऑफ ही इज क्लेमिंग सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ऐसा कोई आधार जिस पर उसका सेट ऑफ या काउंटर क्लेम आधारित है, ठीक है। लेकिन कुछ बात क्या है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ऑफ डिफेंस है, दिस एरोज, ये कब हुई? आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट ऑफ द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ का सूट फाइल हो गया तब ये डिफेंस पैदा हुआ। इसका मतलब समझिए, देखिए अब क्या है। इट मीन्स जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया उस डेट पर आपके पास एक ग्राउंड नहीं थी, आपको ये आधार अपना डिफेंस का, अपने सेट ऑफ काउंटर का बाद में मिला। तो ये जो डेट्स है, दिस ग्राउंड ये कब अराइज हुई, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये जो ग्राउंड, दिस एरोज आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ द WS फाइल हो गया, उसके बाद में आधार मिला आपको सेट ऑफ का, या सूट फाइल होने के बाद में मिला। तो वेदर यू कैन रेज दिस और नॉट, वेदर दिस ग्राउंड, which arose after the institution of the suit this way or after the presentation of WS, whether these grounds may be raised or not। तो आंसर इज, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, yes these may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement, even these grounds can be stated। तो इसमें आंसर आपको यस पूछेगा, नो, इस तरीके से आपको प्रीलिम से पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछा जाएगा आपको। तो आई बिलीव कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, वेदर द ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस
claiming set for ये which arose after the institution of suit or presentation of WS can be raised or not. Yes, these can be raised even by the defendant. These grounds can be raised even by the plaintiff. Plaintiff कैसे करेंगे? Plaintiff आपने set of फाइल किया, अब वो फिर अपना WS फाइल कर रहे हैं, तो he can use those grounds as well. So both plaintiff and defendant they can raise these demands, these grounds even in such cases. तो please let me know. छोटा सा प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, whether it may be raised or it may not be raised. Did you get it? Rule 9 subsequent pleadings, very important, right before prelims. Which rule deals with the subsequent pleadings? This is order 8 rule 9. Order 8 rule 9. अब इसको समझिए, देखिए कहाँ दिक्कतें हैं. मैं आपको डेमो देता हूँ. डेमो कब का? डेमो यह है कि अरशान और नूरजहां एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं प्रीलिम्स का. कहाँ गए हैं? भोपाल गए हैं. कैसे आ रहे हैं? ट्रेन में बैठे आ रहे हैं और अपना पेपर, एग्ज़ाम पेपर वो डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या था. अचानक सब लोगों ने देखा कि अरशान ने तेज थप्पड़ मारा गाल पे कि मैंने ये क्या कर डाला. तो ऐसे घटनाएं आपको बहुत मिलती हैं एग्ज़ाम के बाद में. और वो कब मिलती हैं? इंसान कब करता है? खुद की धुनाई कब करता है? वो उसे कहते हैं ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर, इन हिंदी मानवीय भूल. मानवीय भूल का मतलब क्या हुआ कि यू न्यू द आंसर, आप उसको आंसर पता था, बट यू डिड मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू बिकेम केयरलेस इन reading the proper question, reading proper options, what were the option 1 2 3, and in hurry you just tick on the wrong answer. Then you feel guilty, then you regret what I have done this that. और ये तब बढ़ जाता है जब पता चलता है एग्जाम में कि केवल एक क्वेश्चन के गलत होने से बाहर हो गए आप. तो एक छोटी सी मिस्टेक कई बार बहुत भारी पड़ जाती है. उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि रीडिंग का कमाल है. इसमें देखिए आप रूल 9, रूल 9 के बारे में एंड रूल 8 में अभी देखा आपने. दिस वाज द रूल 8. यहाँ पर है न्यू ग्राउंड्स और यहाँ पर है रूल 9 में सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. द वर्ड इज व्हाट? प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चातवर्ती अभिवचन. तो प्लीडिंग्स कौन सी होती हैं? प्लेंट. प्लीडिंग कौन सी होती है? WS. एंड इन दीज WS you make some prayer, you make some in WS you also make some prayer. So subsequent pleadings means what? Subsequent pleadings का मतलब क्या है? When your pleadings are over, plaintiff has filed his plaint, plaintiff ने अपनी plaint फाइल कर दी, WS फाइल हो गया. अब समझ में आता है कि नहीं, मुझे प्लेंटिफ ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ नया घटनाक्रम हो गया. नाउ आई विल हैव टू फाइल सम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. मुझे अभी और कुछ प्लीड करना है. तो इसे कहते हैं कि खत्म होने के बाद में प्लीडिंग दे रहे हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. तो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम से पूछा जाएगा, विच रूल, लिख लीजिए प्रीलिम से क्वेश्चन, विच रूल डील्स विद सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. Out of following which deals with the subsequent pleadings, and there will be order 8, order 9, order 10. इस तरीके से आपके पास बहुत क्लोज ऑप्शंस होंगे. तो डोंट फॉरगेट, दिस इज ऑर्डर 8 रूल 9 subsequent pleadings. And what is the law in this regard? There can be a 5 marks मेंस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. और यही जुडिशरी की कोचिंग है कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये मेन से इंपॉर्टेंट है. तो डोंट फॉरगेट दिस. एंड नाउ प्लीज सी दिस. नो प्लीडिंग, नो प्लीडिंग subsequent to the written statement of the defendant. प्लीज राउंड इट. इसको ढंग से समझिए, बोर्ड पे देखना चाहिए इसको. दिस इज नो प्लीडिंग subsequent to the written statement of the defendant. समझ रहे हैं? It means plaint has been filed, plaint, then WS has been filed. So after the WS has been filed, the rule is that
नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू WS शैल बी प्रेजेंटेड, कोई प्लीडिंग नहीं होगी, अदरवाइज क्या होगा, ये होता रहेगा कि एक बार बैडमिंटन ने शटर उधर, लो प्लेंट WS, अच्छा WS माई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग और योर सब्सिक्वेंट यस यस, इट विल बी एन एंडलेस प्रोसेस. सो राइट नाउ ये क्या कहते हैं, रूल 9 सेज व्हाट, रूल सेज नो प्लीडिंग शैल बी प्रेजेंटेड, कोई इस प्रकार की प्लीडिंग फाइल नहीं करेंगे आप. कौन सी प्लीडिंग, आफ्टर द WS हैज बीन फाइल्ड. लेकिन कौन सी, और पढ़िए ढंग से अब बाकी बात में देखिए क्या है. अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, एंड दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. which pleading can be filed even after the filing of WS. देखिए समझिए इस बात को. क्वेश्चन ये है, प्लेंटिफ की प्लेंट आ गई, वेरी गुड, इसके रिप्लाई में WS भी आ गया. नाउ इज what pleadings can be filed after WS, whether nothing can be filed or there are some pleadings which can be filed. So please don't forget, within WS he filed CC counterclaim. These are the cases against plaintiff, and then plaintiff can file WS to set off or WS to CC. हाँ है ना, बताइए. तो plaintiff will have the right to, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में. तो plaintiff can file reply to set off, he can file reply to the CC. तो इनके अतिरिक्त, तो आफ्टर WS ओनली दीज प्लीडिंग्स कैन बी फाइल्ड. इसी से ये है लाइन, प्लीज सी द रेड वर्ड्स, ये नो प्लीडिंग्स अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम shall be presented. It means you can present these pleadings. Defense to set off and counter claim can be presented. Other than these, no pleading can be presented. हाँ है ना, बताइए इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, बात समझ में आई. Which pleadings can be filed after the WS? Only the defense to set off or counter claim, which will be filed by whom? Only the plaintiff. Defense to WS to set off and WS to counter claim. तो प्लीज लेट मी नो, यहां तक बात समझ में आई नहीं एवरीवन. अब आगे बढ़ते हैं. प्लीज गो टू द बोर्ड एंड सी दिस नाउ. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो प्लीडिंग शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट. व्हाट इज दिस? बट देख रहे हैं आप ग्रीन इसमें भी. सो except by the leave of the court. ये क्या हुआ? It means the general rule is that no such pleadings shall be filed, no such pleading may be presented. But if in any case it is required, then discretion has been given to the court. Yes, in certain circumstances court may give permission. Okay, you file your pleading as well. जैसे डिफेंडेंट कहे कि आई वॉन्ट टू फाइल सेकेंड WS, देर आर सर्टेन थिंग्स. या प्लेंटिफ कहे कि आई वॉन्ट टू एड ऑन समथिंग, आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रेयर इन फॉर्म ऑफ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग. तो क्वेश्चन कहां से, प्रोविजन कहां पर है? रूल 9 ऑर्डर 8 में है. और वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट, जनरल रूल इज व्हाट, इट इज नॉट परमिटेड बट इट मे बी परमिटेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट ओनली. तो डिड यू गेट इट? हाँ है ना. सो दिस इज द लाइन व्हेन इट कैन बी फाइल्ड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट. अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या, कितना भयंकर हो सकता है. जिस दिन छुट्टी है उस दिन कर देंगे लीव ऑफ द कोर्ट. तो यहां पर मैं बता दूं, यहां लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है परमिशन ऑफ द कोर्ट. ये नहीं है कि छुट्टी ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की छुट्टी होगी उसके हिसाब से फाइलिंग होगी ना. ये कोर्ट परमिशन मांगेंगे. लीव मीन्स परमिशन हेयर. एंड अपॉन सच टर्म्स
एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और फाइलिंग भी उन शर्तों पर होगी जैसा कोर्ट आपको कहेगी। वो टाइम के लिए हो सकती है, वॉटेवर, वो एक्सटेंड के लिए हो सकती है कि हाँ ठीक है यू आर परमिटेड ओनली ऑन दिस ग्राउंड्स। अब ये क्यों जरूरी है, अब ये समझिए क्या मतलब है इस बात का। बट द कोर्ट में at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time not more than 30 days for presenting the same। ये क्या बात हुई, अब इसको भी समझिए। व्हाट इज दिस, कितनी पार्टीज हैं, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, और आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ बैठे हैं डायस पर। मैडम अक्षिता सिविल जज अक्षिता त्यागी 80, ठीक। अब क्या हुआ कि प्लेंटिफ फाइल प्लेंट, डिफेंडेंट फाइल WS एंड दिस दैट। अक्षिता कह रही मैं क्या करूं, मेरी प्रेजेंस कैसे आए, WS फाइल करो, एडिशनल WS फाइल करो, WS फाइल करो या एडिशनल WS फाइल करो। ये कौन सा आप कह रहे हैं, यहां पर कोई पार्टी नहीं कह रही है। अगर कोई पार्टी कहेगी तो अक्षिता क्या बोलेगी, नो 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 नॉट परमिटेड, गो टू रूल 7। जैसे वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज गो टू रूल 9, दिस इज नॉट परमिटेड जनाब, एक्सेप्ट विद द लीव द कोर्ट है। तो ठीक है, एक बार और जनाब बोलो, जनाब बोलो, पहले मेरा मूड सही करो, फिर आपको परमिशन मिल जाएगी। ये बात हुई। तो हेयर इन दिस केस ये पार्टीज डिमांड कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कोर्ट को, प्लीज परमिट अस टू फाइल दिस subsequent pleadings, but in this case subsequently later part of this rule, this is the court itself। कई बार सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि कोर्ट को लगता है, कोर्ट फाइंड्स इट नेसेसरी दैट WS शुड बी फाइल्ड। सही है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि लेकर आई, क्या कहना है आपको। कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर, देखिए क्या, कोर्ट में रिक्वायर, कोर्ट को ऐसा लग सकता है, अपेक्षित कर सकेगा, क्या, किस समय, इट इज एट एनी टाइम, किसी भी समय, एंड दिस इज P for प्लिम्स, प्लीज राइट डाउन। सो दिस इज द वेदर द कोर्ट इटसेल्फ कैन रिक्वायर, यस कोर्ट भी अपेक्षा कर सकेगा कि प्लीज फाइल द WS, प्लीज फाइल द एडिशनल WS, एंड दिस कैन बी, दिस रिक्वायरमेंट कैन बी बाय एट एनी टाइम। फ्रॉम होम, किससे करेगा, यहां रहा क्वेश्चन, ये देखिए, ब्रेक करके पढ़ना सीखिए इसको इस तरीके से। फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज, दिस डिमांड कैन बी पुट फॉर फ्रॉम एनी पार्टीज, ठीक है। एंड यहां से अगेन, एंड फिक्स ए टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, बट इसके लिए कितना होना चाहिए, रूल इज व्हाट, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज, P for प्लिम्स, 30 डेज पर क्वेश्चन पूछा सकता है। सो क्वेश्चन कैसे आएगा कि if the court requires additional WS to be filed, so what should be the maximum time limit for that, and that is the 30 days। so time limit for WS 30 days, got it or not, हाँ है ना, 30 days। तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कोर्ट कैन रिक्वायर और नॉट, यस कोर्ट में रिक्वायर, फ्रॉम विच पार्टी, इट में, कोर्ट में रिक्वायर फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज, एंड देयर में बी ए टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट व्हाट, 30 डेज के अंदर आपको से प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां से प्रिलिम्स से क्वेश्चन आएंगे, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाई इट इज सो, ये प्रोविजन है क्यों। दिस इज, वी हैव यूज द वर्ड रिटन स्टेटमेंट, कोर्ट में रिक्वायर टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, और कोर्ट में रिक्वायर टू फाइल एडिशनल रिटन स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस, शी इज आस्किंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WS और द एडिशनल WS। सी, when you have already filed a WS, जब एक WS फाइल कर सकते हैं, subsequent to that WS, that will be called additional WS। you have already filed a WS, now it is being required that you should file the WS। suppose one party is not filing
has not filed, suppose plaintiff has not filed WS to set off, then court say please file the WS. So both words have been used here as per the requirement of the court, so that there should not be any ambiguity. So this is the portion. This now I come to this कि what is the time limit for filing WS to set off or counter claim. Then I don't want to deviate this. ये मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से जब सेट ऑफ पढ़ा रहा था और CC पढ़ा था वो समझाया था, आपको वहीं से रेफर करना पड़ेगा. अब समझिए कि जरूरत क्या है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की ऐसी जरूरत क्या है, परमिशन क्यों दी गई, कोर्ट परमिट करेगी नहीं करेगी. तो यहाँ से देखिए, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है कि court has the power to grant such leave. Now I take you to the one example. There is suit for partition. This is the partition suit. This is the partition suit. A, B, C. These are three brothers. A filed a suit against B and C that he should be given one third property should be divided amongst us. Now unfortunately B dies. This is the subsequent event. Now pleadings are complete, and after that now what he will have to do, he will have to change his prayer. This is the because what he is demanding 1/3, it has no meaning now. अगर आप कहेंगे 1/3 पे स्टिक करना है because pleadings are complete, no, it is the requirement of the circumstances here that he should be given opportunity to bring into these facts into the knowledge of the court and appropriately proceed. That now he should go with the pleadings of half करके. मैं आपको कुछ वर्ड्स पढ़वाता हूँ. सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, उसमें क्या क्या है, देखिए बात ध्यान रखिए. दिस इज द प्रोसीजरल लॉ. इसमें एक है, एक बार फ्रेज पढ़ेंगे आप, प्रोसीजर्स आर मेड टू हेल्प यू, नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस. समझ रहे हैं आप, ये दिस इज मेड, दिस इज नॉट मिस्ट्रेस. प्रोसीजर इज देयर टू हेल्प यू आउट. But if there are genuine reasons, genuine circumstances, so there should be some kind of accommodation from the procedure कि real justice होना चाहिए. It should be in the interest of justice. अगर 1/3 की requirement नहीं रही है, ये मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल दिया आपको. There are so many examples in this में जहाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल A filed a suit against B for permanent injunction. इस प्रॉपर्टी पर he should not raise the wall. In between, B also took the possession of this area. Earlier prayer was only for what? Only for the injunction, permanent injunction. Now due to the change circumstances, there is a demand of requirement of that the possession. He is also demanding now. A also demands that possession should be handed over to me. So now there are change circumstances. Why should there be a separate suit for this? So in such scenario, the court may considering all the facts, court may permit to file the subsequent pleadings as well, so that all disputes are resolved in the same litigation. तो दिस इज मेन रीजन फॉर दिस. आपके लिए इतना समझने के बाद में क्या जरूरत है, प्रोविजन को याद रखिए. वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, यस इट इज पॉसिबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड जय हिंद. बस मैंने जितना करा दिया, इट इज मोर देन एनफ. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.